ससुराल में आए पिता की बेइज्जती देखकर बेटी ने सास ससुर को सिखाया ऐसा सबक कि उनके तो होश ही गुम हो गए। मैं पायल, घर की छोटी बहू, अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पति का अच्छा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर, जेठ जिठानी, उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं, मेरी जिठानी तो बहुत ही अच्छी हैं। अगर सबसे बुरा कोई है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं बचपन से ही सीधे मुंह पर कह देती हूँ, जिससे मुझे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे इतनी बार सिखाया कि तुम जो बोलती हो वो सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसीलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है, इसीलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 6 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने की बजाय बहुत बुरी बन गई। वहीं मेरी जिठानी जल्दी किसी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, तो वह सबसे प्यारी बहू है। वैसे तो सच में बहुत अच्छी है, उनके जैसे ही चाहकर भी कोई हो नहीं सकता। एक दिन सबके लिए नाश्ता बनाने के बाद मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम था, पहले घर के सभी खा लें, फिर बहुओं का नंबर आता है खाना खाने का। और ससुराल क्या, मैंने अपने मैके में भी यही देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खाना खा ले। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी कि तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का खाना नाश्ता खत्म कर लिया और तुम घंटों से लेकर बैठी हो, तुमसे खाया नहीं जा रहा, मुंह में दांत ही नहीं है, घर के सब काम पड़े हैं और उनको खाने से फुर्सत नहीं। मुझे यह सब सुनकर काफी बुरा लगा, परंतु मैं सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप खाते समय भी सुना देती हैं, कम से कम खाते समय तो ताना मत दिया करो। सबके खाने के बाद खाना खाने बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी जबान सबसे ज्यादा चलती है। बाकी कुछ नहीं बोलकर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो, आकाश सोकर उठा है या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने जल्दी दुकान पर आने के लिए कहा था। यह लड़का भी ना, जब से ब्याह हुआ है, एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण, सासू माँ ने कहा। मैं एक बार फिर बोलने लगी, तब तक मेरी जिठानी ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा, इसीलिए मैं चुप हो गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़की का ब्याह हुआ है, घर में यह लड़की आई है, तब से घर की बरकत बंद हो गई है। इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। धीरे से भुनभुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह सब सुनकर मैं आवाक में रह गई। तब तक जेठानी जी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने के लिए रोज ही मिलते हैं। तुम अभी नई नहीं हो, इसीलिए ज्यादा कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे पता चल जाएगा तो ये सब सुनने की आदत हो जाएगी। और इनकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना, जितनी सोचोगी उतना दुखी होगी। एक दिन मेरी जिठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा, छोले पूरी। अरे उसे क्यों पूछ रही हो? और वह मुझे पसंद नहीं, आलू गोभी की सब्जी और रोटी, यह सब बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हुए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना, बना रही हूँ। भैया ने कहा, हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात मैंने सास और जेठानी को भी बताई, तो वे खुश हो गई, पर सास का मुंह लटक गया। शायद वह नहीं चाहती थी कि मेरे मैके वाले आए, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जाकर चुपचाप रसोई में खाना बनाने लगी। कुछ देर में मैं और मेरी जिठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्जी, मिक्स और दही बड़ा भी बनाया था। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे, तो मैंने कहा, आप इतने देर से सोकर उठे हो और मम्मी जी मुझ पर नाराज होती हैं, आप जल्दी से दुकान चले जाओ, पापा जल्दी आने को बोलकर गए हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर अनमने ढंग से कहा, हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा। वह तो रोज ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी लाइफ भी तो है। उधर रसोई में इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतना सब कुछ बनाया बिना पूछे ही, कहीं मम्मी जी नाराज न हो जाएं। कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला वो क्यों नाराज होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है, नहीं तो वो बोलेंगे, क्या बिटिया तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद को ही भूल गई। मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मम्मी जी कहीं नाराज न हो जाएं। वह क्या है ना कि इतने सालों में मैंने कभी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमानों के आने पर तो बिल्कुल भी नहीं। जेठानी जी बोली, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज भी होंगी तो थोड़ा सुन लूंगी, वैसे भी मम्मी जी मुझसे ज्यादातर नाराज ही रहती हैं। बोलकर मैं हंसने लगी
और साथ ही जेठानी भी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आई, यह देखने के लिए कि पापा के लिए मैंने क्या क्या बनाया है। वह नजरें दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो कुछ बनाया था वह सारी चीजों के नाम उन्हें बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, सभी अपने ससुराल वालों के लिए इतना सब कुछ बनाती हो क्या? मम्मी जी, लास्ट संडे को ही तो बनाया था यह सब कुछ, रोज रोज थोड़ी ना बनता है। रही बात पापा की, तो वो पहली बार आ रहे हैं, इसीलिए कुछ तो ऐसा स्पेशल होना चाहिए ना। मेरी बातें सुनकर सासू माँ मुंह टेढ़ा करके खिंचानी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चली गई। तब समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सासू माँ ने और ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं, तो वह भी घर आ गए। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि तब मैं और जेठानी जी उठकर खाना खाने आ गए। तब मेरे पापा ने पूछा, समधी जी मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से खुश तो होना आप लोग? सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बातें सुनकर मैंने जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी जरूर कहेंगी, बाकी सब तो ठीक है। बस आपकी बिटिया की जुबान से जरा तेज है। लेकिन यह क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने जरा अकड़ते हुए कहा, यह सब बाद में करेंगे, पहले यह बताइए कि कैसे आना हुआ। जी यही पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बिटिया से और आप सबसे भी मिलते हुए चलें। वैसे तो पायल की शादी के बाद में आया नहीं, तो उसने मुझे बहुत शिकायत की कि पापा आप आते क्यों नहीं। ससुर जी बोले, तो हमें खबर नहीं की आप आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने दामाद जी को फोन किया था और बिटिया को भी पता था कि हम दोनों आने वाले हैं। क्या आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा। ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले यह बताइए कि यह घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी दामाद का? पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, बेशक घर आपका है। फिर तो मुझे बताकर आना चाहिए था ये बेटी दामाद को, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो ऐसी होगी ही ना। समधी जी क्या हो गया है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर आऊंगा, पर इस तरह बात मत करिए। वैसे क्या किया पायल ने? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो बताऊं। कोई संस्कार नहीं दिया आपने इसे, उत्तम संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर वहां से उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक लिया और ना में सर हिला दिया कि तुम बाहर मत जाओ। बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़कर मैं कमरे में आ गई, जहां से उन दोनों की बातें में साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी अब भी बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो बताऊं तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी की भी लाज नहीं है, सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से भी इस तरह से बातें करती है जैसे वह घर में सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाते हैं, भला यह तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपको नाम लेकर ही बुलाती है। देखिए यह चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला यह क्या तरीका है बहू का? हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुनकर मुझे तो शौक पर शौक लग रहा था। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की हैं, पर यहाँ तो ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे हैं। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं झटके से कमरे से बाहर निकली सफाई देने के लिए, पर तुरंत मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कमरे में खींच लिया। क्या बेवकूफी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही हो? 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी सी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब मैं सहन नहीं कर सकती। ये मेरे बस से बाहर है, जानती हूँ, पर तुम अभी चुप रहो। वह दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। मैं फिर भी जाने लगी तो जेठानी बोली, ठीक है, जाकर खूब बोलो और खूब अपनी इंसल्ट करवा लो, अपने भाई और पापा की भी। जेठानी ने गुस्से से मेरा हाथ झड़कते हुए कहा, तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोता देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस इतना समझ लें कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। दोनों की बातें अभी भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी कि मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी, अरे जिस दिन से मेरे बेटे का ब्याह हुआ, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम है आपकी बेटी के। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है,
लेकिन बिया के बाद तो काम करना बंद कर दिया है। मेरे छोटे छोटे पोती पोतियों से काम करवाती है। और बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीने में भी 80 रंग। वह कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सास ससुर की मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आपको बेटा से जो बात करनी है कर लीजिए, ससुर जी ने कहा। तो पापा ने मुझे आवाज लगाई, पायल बेटा बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास चली गई। गुस्से में होने के कारण आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रही हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ से कितना सिखाया समझाया, नहीं समझी बेटा। यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर कदम और हर एक सोच समझ कर उठाओ और बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है। तुम अपने माँ के दिए हुए संस्कार भूल गई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे गर्वित कर देगी, लेकिन आज यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नजरें झुक गई और सिसकियां निकल पड़ी। बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। चलो, अब जो गलतियां हुई हैं उनके लिए माफी मांग लो। आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। समझी जी, मैं दोनों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपन समझकर उसे माफ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी कभी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा यह तुनक मिजाज की है, पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुंह सिकोड़कर गुस्से से मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा, मेरे सामने ही माफी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब की बात पापा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बात क्यों सुनूं? बेटा, पहले मैंने जो कहा वह करो। चलो माफी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज लड़की है, अपने ससुराल में ही मेरी नाक कटवा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर मैंने कहा, पापा भले आपने एक तरफ की बातें सुनकर अपना फैसला सुना दिया माफी मांगने के लिए, आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने नहीं कहा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है। अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह मैं पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। हाँ पापा, दीदी सही कह रही हैं। आप एक बार उनकी बातें भी सुन लीजिए, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर बात क्या है, मेरे भाई ने कहा। तो पापा बोले, अच्छा चलो ठीक है, बोलो। मैं बोलना शुरू करती उससे पहले ही मेरी सास उठकर जाने लगी। तो मैंने कहा, मम्मी पापा आप दोनों भी यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं जो भी कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूंगी। ठीक है, बोलो, मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और फिर वापस बैठ गए। बोलो जो बोलना है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। यह देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपना चेयर मुझे देते हुए बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में यह नियम है कि जब घर में बड़े सोफे और चेयर पर बैठे हों तब हमें उनके बराबरी में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठना है। यह सुनकर सास ससुर मुझे घूर कर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले आप यह बताइए कि जब उन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार भी यह नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है पापा? और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया ना सही, आपने पूछा, चलो मैं बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात की, आप जानते हैं क्यों बेटा? पापा, पग फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो यह सब जरा खुले मिजाज के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसीलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत सामान्य होकर बात करने लगी, जो उन्हें नहीं भाया। परंतु यह बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कहा, तब भी बहुत बुरा भला कहा। तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ जी से घूंघट किया जाता है। और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो, इसीलिए हमेशा सर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब मैं जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या जरूरत है? सुनकर उन्होंने तब भी मुझे बहुत सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर ना जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक भी जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने की, तो मैं शुरुआती दिनों से ही उनका नाम लेकर बुलाती आई हूँ, पर इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसा आज उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसे ही उस दिन कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है? मैंने उसी दिन से उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तभी ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए हैं? तुम क्या बोल रही हो बहू?
मम्मी मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रही थी तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, तब डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज। सास मुंह बनाकर चुप हो गई। अब रही बात आपके बेटे के काम करने की, तो उनका यह कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है, तो यह सरासर गलत है। बात यह है कि वह पहले से ही कामचोर हैं। सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना उनकी आदत पहले से शामिल है। जबरदस्ती उसका दोष मेरे ऊपर रख रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो यह रहा उनका बेटा, उनसे पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनके बेटे का ध्यान नहीं देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर हो सकता है। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई, मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए। यह कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, सब वही देखता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस करो, चुप हो जाओ। समझ गया, मैं सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मैके वालों के बीच में हमेशा बुरी बनकर रह जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी को अपनी बात कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किल से मैंने MBA किया, परंतु यहाँ पर नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिता लेती हूँ, तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ। ये अक्सर मुझे कहते हैं, तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम करवाने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय रोनी से पानी मंगवा लिया। इसके लिए भी उन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम ना करें। इसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जिठानी सबसे पीछे खाती है, मैं जानबूझकर इन सबके साथ अपने भी खाने की थाली लगा दी। जानते हैं, मेरी सास ने परोसी हुई थाली रख दी और कहने लगी कि हमारे घर के यह नियम है कि तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या बाबा? आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानुसी बातों की सोच के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बात जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए या नहीं। जिस चीज के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नजर में जब और जहाँ गलती हुई, हर बार माफी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हुई, कैसे मुझे किसी की लिहाज नहीं। फिर वही बातें दोहराना, मतलब उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुनस थी, वो आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी। आप पापा की नाराजगी कम हो रही थी। वो मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे। तब तक मैंने कहा, नहीं पापा, आप रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। उधर दरवाजे के कोने पे खड़ी मेरी जिठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें अपनी पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतना समझ आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या मुझसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा है ससुराल वालों को। हाँ पापा, उन्होंने कहा, मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। तो हाँ, वह सच में संस्कारी है, पर यह संस्कार उनके माँ बाप के दिए हैं, इन्होंने तो सिर्फ सताया है। तुम क्या बोल रही हो? मैंने क्या सताया है? बड़ी बहू, जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ, इन्हें क्या हुआ है? क्या सताया, जबरदस्ती की? यह हम लोगों के ऊपर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही है। वह क्या बोलेगी? देखकर तो लग ही नहीं रहा कि वह कभी कुछ मुंह भी खोल पाएगी। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आप सबने बहुत किया है। मेरी बातें सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे तुझे आए 6 महीने ही हुए हैं और तू सब जान गई कि इसे हमने सताया। अब तू ज्यादा और गलत इल्जाम लगा रही है। मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए, क्या कभी इन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर के सदस्य हो? यह घर तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाए या गलती हो जाए तो तुरंत कहती हैं तुम्हारा घर है, अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ कराने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करते हैं, और अंत में होता भी वही है जो इनकी बेटी दामाद कहें। ये तो अपने दोनों बेटों से भी नहीं पूछते, इनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के 2 बोल भी नहीं निकलते, लेकिन जब भी खाना खाने बैठे, किसी न किसी बहाने थाली देखने जरूर आ जाती हैं। कहीं हमने अपने लिए ज्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख ली, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, इतनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिनों के लिए मैके जाएंगी, कब तक आएंगी, यह सब कुछ इन्हीं की तय किए हुए अनुसार चलता है। यहाँ तक कि हम लोग इस रंग के कपड़े पहनेंगे, यही सब तय करती हैं।
और हम मान भी लेते हैं और यह भी कहती हैं कि मैं इनकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इन्हीं की वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा? सिर्फ इनकी वजह से घर चल रहा है? बहू, तुम अब बहुत ज्यादा बोल रही हो। बस समधन जी बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना रहे तो फिर डरती तो अपने बाप से भी नहीं है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, यह सब तो बस मैंने इनके इल्जाम का जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ क्या किया है यह बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा। अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। यह सुनकर शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं। बस एक बात बता देती हूँ, जब से मेरी सास को पता चला कि मैं बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की हूँ, तब से हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती है ताकि मैं स्वीकार करूँ कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था और यह मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके। सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफी सकपका गई थी। ऐसे लोग हैं, आपकी सोच कैसी है? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता होता तो मैं अपनी बेटी को आपके घर में कभी नहीं बिठाता। अभी से चल बेटा यहाँ से। तूने इतना कुछ बोला है और अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हुई और उल्टियां होने लगी, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई तो मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। तब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। सास ने उसे नौटंकी मात्र ही समझा। मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार सामान्य रहा। मैं वहीं से मैके चली गई। इस बीच में सास ससुर दोनों में से किसी ने भी फोन करके नहीं पूछा। बस जेठानी छुपछुपाकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी में सास ससुर को फोन किया कि पोता हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया। पर हाँ, मेरे जेठ जी कुछ पैसे उनके अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए जरूरत की चीजें ले लेना। अब तक तो मैके में ही लगभग पता चल गया था कि जो मुझे पसंद नहीं करते वह सब ताने देने लगे। सारी जिंदगी बैठी रहेगी, इतनी जुबान चलाती है कि भला ससुराल में कैसे रह पाएगी। इतना छूट दे रखी है, भला बेटियां इतना जुबान चलाती हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर माँ के काफी समझाने के बाद में शांत हुई। बच्चा अब 3 महीने का हो चुका था तो मेरे पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, यह ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ज्यादा दादी बहू को भले ही पसंद ना करे लेकिन अपने पोता पोती को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई। परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को गोद में भी नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूं, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई थी, अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज रहने लगे। जब तक सुनाने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। मेरे पति को लगा बस पापा यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन कहीं वह सच में हमें जाने के लिए ना कह दें। वह रोने लगे कि छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगा। मेरे ससुर जी ने कहा, तुम जानो, जहाँ तुम्हारी पत्नी कहे वहाँ जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मैके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें नौकरी का अनुभव नहीं था, इसीलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल तक मैके में रही। अब तक तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ दी, पर उनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फोन किया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैं भी अब जॉब करना शुरू कर दी। धीरे धीरे दुकान में बरकत होने लगी। इस बीच में दूसरे बच्चों की माँ भी बन गई। इस बार मैंने सास ससुर को कहा, लेकिन ना तो वे आए और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने संभाला। करीब 1 दशक बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है, परंतु ससुर की नजर में बुरी और संस्कारहीन बहू ही हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर को बुलाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए तब मैंने बुलाना भी बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी कभी मिलने जाती हूँ, कभी कभी मेरे घर आ जाती है। वह मुझे देखते ही रहती है। बड़े हिम्मत वाली है रितु, धन्य है। कम से कम तुमने अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उन दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई गुना मेरे साथ हो चुका है। और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया। मेरे पापा तो खाना खाए बिना ही चले गए थे। बस मैं इसी बात को याद कर कर रो रही थी। तो फिर तुम इतनी संस्कारी बनी क्यों फिर रही हो? क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से कुछ नहीं कहा, मुंह नहीं खोला, तो अब बोलकर क्या मतलब है?
वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से दोनों काफी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आजादी मिल चुकी है। बहुत धन्य हो तुम, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। सुनकर वह हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में सुखी हूँ, परंतु कभी पिछली बातें याद आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट हो सकती थी, अपना स्टैंड ले सकती थी, तब भी मेरे साथ इतना हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने लिए नहीं बोल पाती, विरोध नहीं कर पाती, और हाँ, जिनके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते। वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर ही मैं परेशान हो जाती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।